हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। पहले तो सबसे पहले सॉरी कि मैं इतने दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। तो थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था, इसकी वजह से जुकाम उखाम सब हो गया था। तो थोड़ी सी आवाज़ भी नहीं सही थी, तो इसलिए से मैं नहीं बना रही थी। मैं समझ रही हूँ कि समय कम है, आप लोगों को थोड़े बहुत जल्दी ही पेपर है, थोड़ा सा जल्दी आप लोग को सारा कंटेंट चाहिए। तो अब इसमें भी नहीं समय बर्बाद करेंगे। तो आइए, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि खान सर की हम लोग सार संग्रह देख रहे हैं। इसमें हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे। हिस्ट्री में भी हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे थे। पार्ट 5 तक हमारा हो गया था। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना था इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बढ़ गई है डेट, तो भाई जिसको भरना है वो भर ले, नहीं भरा है पर कंपटीशन भी कम है उतना। और जिस भाई जो एलिजिबल है वो भर ले और फिर उसके बाद तैयारी करे। तो आइए शुरू करते हैं। एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी इसमें है। इसमें स्टार्ट आज हम लोग करेंगे ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का विकास। तो जैसे मैंने प्रीवियस ईयर्स में देखे थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इससे, शिक्षा के विकास से, कि ब्रिटिश काल में शिक्षा के विकास से क्या क्या किसने कब किया था। तो थोड़ा इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो फिर करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1784 सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा के विकास की शुरुआत 1781 में किसके द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना से हुई, जिसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों तथा इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था। वॉरेन हेस्टिंग 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन के लिए किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये आता है कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने आता है। लॉर्ड वेलेजली द्वारा 10 जुलाई 1800 को किस कॉलेज की स्थापना की गई, जहां अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा विभिन्न भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा की दी जाती थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में जो। फिर भारत में अंग्रेजी शिक्षा के भारत में अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूलों का जाल बिछाने का विचार सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के किस सिविल सेवक के मन में आया था? चार्ल्स ग्रांट। तो आप लोग इसको इन्होंने गारंटी ले ली थी। मान लीजिए कि मैं एक ट्रिकी वे में बता रही हूँ। चार्ल्स ग्रांट ने इन्होंने गारंटी ले ली थी कि हम भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा सिखाएंगे। तो बस विशप थॉमस मिडिल्टन द्वारा 15 दिसंबर 1820 में कहाँ पर विशप कॉलेज की स्थापना की गई? तो कलकत्ता में की गई थी। फिर है राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट ने मिलकर 1817 में कलकत्ता में के किस कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना थे, हिंदू कॉलेज? तो राजा मोहन राय ने किसकी सहायता से, ये आता है तो डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट मिलकर 1817 में आता है कि कब स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पहला प्रयास कब से माना जाता है? तो 1813 के चार्टर एक्ट से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन द्वारा साहित्य के सुधार में पुनरुत्थान के लिए खर्च करे? तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ही ये हुआ था। जो जैसे शिक्षा के लिए पहला प्रयास इसी में हुआ था, आप लोग ऊपर ही पढ़े थे। फिर भारत में शिक्षा का प्रयास करने का मुख्य कार्य ईसाई मिशनरियों द्वारा शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। इन मिशनरियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया था? मद्रास के मिशनरियों का शिक्षा प्रसार सर्वाधिक था। इन्होंने सीतापुर और बंगाल में बनाया था। और सीतापुर के मिशनरियों ने 1818 में किस कॉलेज की स्थापना की? तो बैप, बैप, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज, बैप्टिस्ट। ठीक है।
फिर है लोक शिक्षा के सामान्य समिति के 10 सदस्य भारत के शिक्षा के माध्यम के विषय में 2 गुटों के विभाजित थे, जिसमें प्राच्य शिक्षा समर्थक दल नेता H.T. प्रिसेंज तथा H.H. विल्सन थे। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक दल के नेता कौन थे? तो मुनरो और एल्फिंस्टन। तो देखिए, लोक शिक्षा की सामान्य समिति के दल के 10 सदस्य भारत में शिक्षा के माध्यम के विषय को 2 गुटों में विभाजित थे, जिसमें से प्राच्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा एक होता है। प्राच्य शिक्षा के समर्थक जो थे एच टी प्रिसेज और H.H. विल्सन थे। और पाश्चात्य शिक्षा के तो आपके मुनरो और एल्फिंस्टन थे। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना स्मरणार्थ लेख प्रस्तुत किया। मैकाले ने भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना करते हुए आंग्ल भाषा और साहित्य की प्रशंसा की। इस स्मरणार्थ लेख की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? 7 मार्च 1835 को। लॉर्ड मैकाले ने संस्तुति पर किस वर्ष अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो 1835 में। ये देख सकते हैं, सॉरी दिख नहीं रहा है, 1835 7 मार्च नहीं 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा संस्तुति पर किस वर्ष अंग्रेजी भाषा को भारतीय भाषा के माध्यम बनाया गया था? तो 1835 में। वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? मैकालेज मिनट 1853। किसने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक असली भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर मूल्यवान है? देखिए, किसने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर मूल्यवान है? लॉर्ड मैकाले ने कहा था जैसे कि ये जो कोई पुस्तकालय होता है उसकी एक जो अलमारी होती है उसी के बराबर भारत की जो है शिक्षा है, और भारत और अरब की शिक्षा है उससे अधिक नहीं। तो मतलब इन्होंने ये कहा था कि यूरोपियों से ओछी है, मतलब भारतीय शिक्षा बहुत ही ओछी है। शिक्षा के अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत जो है का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा। तो अभी आइए देखिए, इसमें देख लेंगे हम लोग कि स्वतंत्रता पूर्व स्थापित विश्वविद्यालय। तो इसमें से आता है क्वेश्चन कि कब कैसे कैसे स्वतंत्रता से पूर्व कितने विद्यालय थे। तो इसमें तो बहुत सारे विद्यालय दिए हुए हैं, तो हम लोग इम्पोर्टेंट ही देख लेते हैं। चाहे मैं पूरा पढ़ देती हूँ, इम्पोर्टेंट आप लोग बताती जाऊँगी। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857, ये भी है। बम्बई विश्वविद्यालय 1857। देखिए, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, 3 जो है एक साथ प्रेसिडेंसियाँ भी थी, उस विद्यालय भी हुए। मद्रास विश्वविद्यालय 1857। फिर पंजाब विश्वविद्यालय जो है 1882। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का याद कर लीजिए आप लोग, 1887 है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में है। मैसूर पटना उस्मानिया, मैसूर विश्वविद्यालय 1916 और पटना विश्वविद्यालय 1917 में है। उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद 1918 में। अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो है 1920 में। लखनऊ विश्वविद्यालय आप लोग याद कर लीजिए 1921 में। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय 1922। और ये उतने सारे इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, तो रहने देते हैं, टाइम कम है। चार्ल्स ग्रांट। भारत में अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूलों को जाल बिछाने का विचार सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांट के मन में आया। उन्होंने शिक्षा के प्रचार के लिए अंग्रेजी भाषा को ही सबसे उपयुक्त माध्यम बनाया। वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा के अग्रिम रूपरेखा का निर्माण चार्ल्स ग्रांट ने किया था। इन्होंने गारंटी ले ली थी कि हम भारतीयों को इंग्लिश सिखा के रहेंगे। फिर है सर चार्ल्स विल्किंस। वॉरेन हेस्टिंग के सहयोग से सर चार्ल्स विल्किंस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। सर विल्किंस भारत के विषयक ज्ञान शास्त्र के जन्मदाता तथा प्राच्य शिक्षा के विशेषज्ञ थे। उन्होंने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका का
प्रकाशन किया, जिसका उद्देश्य भारत के गौरवशाली अतीत का प्रकाश में लाना था। नवंबर 1784 में उन्होंने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का संस्कृत में अंग्रेजी में अनुवाद किया। तत्पश्चात 1787 में उन्होंने हितोपदेश, 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम तथा 1789 में ही गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इनकी मृत्यु के बाद 1794 में इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से मनुस्मृति का अनुवाद इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से मनुस्मृति का अनुवाद प्रकाशित हुआ। मनुस्मृति ही वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। 1847 में किस गवर्नर जनरल को अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में एक नॉर्मल स्कूल की स्थापना की? लॉर्ड हार्डिंग। तो आप लोग यहाँ पे जैसे इनको देखे हैं चार्ल्स विल्किंस को, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने इसी अनुवादक को कह सकते हैं, इन्होंने ज़्यादा अनुवाद किए। तो ऐसे आ सकता है कि मनुस्मृति का सबसे पहला अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था, किसके द्वारा हुआ था, तो वही चार्ल्स विल्किंस द्वारा हो जाएगा। 1847 में ही रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जेम्स थॉमसन ने। जेईई बेथुन ने जेईडी बेथुन ने 1849 में भारतीय बालिकाओं के लिए विद्यालय स्थापित किया। इसके बाद 1879 में यह किस नाम से एक कॉलेज में परिवर्तन हो गया, जो भारत का पहला महिला कॉलेज था? बेथुन महाविद्यालय। देखिए, तो यहाँ पे ऐसे याद कर लीजिए कि भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय बेथुन महाविद्यालय है और इसकी स्थापना जेईडी बेथुन ने की थी। तो इन्हीं के नाम पे ही पड़ा था, समझ लीजिए। इसे 1779 में यह किस नाम से कॉलेज में परिवर्तन हो गया, तो जो भारत का पहला महिला, तो वही है। तो इन्होंने भारतीय बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी यहाँ पे। तो ये महिला कॉलेज था, कॉलेज हो गया 1779 में। किस गवर्नर जनरल को बेथुन महाविद्यालय को अपने हाथ में लेकर भारतीय महिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना दिया गया? तो लॉर्ड डलहौजी। सर चार्ल्स क्या है? सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति भारत में भावी शिक्षा के लिए वृहद योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियमित पद्धति का गठन किया गया। चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष आया था? तो 1854 में। डिस्पैच जो है 1854, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था। तो डलहौजी का महिलाओं की शिक्षा में भी बहुत योगदान है, ऊपर जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच का आधार पर 1855 में किस विभाग की स्थापना की गई थी? तो लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। चार्ल्स वुड की सिफारिश के आधार पर 1857 में किस 3 शहरों में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। तो हम लोगों ने देखा था 1857 में तीनों ही विद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो 1882 में वुड डिस्पैच के तहत शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए लॉर्ड रिपन ने किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया? डब्ल्यू हंटर कमेटी आई थी। तो 1882 में वुड डिस्पैच के तहत शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए लॉर्ड रिपन ने किया था भाई, किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था? डब्ल्यू हंटर। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट का माध्यम में अस्तित्व में आया था? तब वुड डिस्पैच। हंटर आयोग ने मुख्यतः किस शिक्षा का महत्व देते हुए यह सुझाव दिया था कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में हो? तो प्राथमिक शिक्षा हो जाएगी ये भी आता है।
हंटर आयोग ने मुख्यतः किस शिक्षा के माध्यम देते हुए यह सुझाव दिया था कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में हो? प्राथमिक शिक्षा। फिर 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। इसके संस्थापक कौन है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। तो पहले तो यहाँ पे देख लीजिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय। और श्रीमती एनी बेसेंट ने जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1898 में, जो बाद में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गया। और इसके संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। ये आता है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में किस आयोग की स्थापना की थी? विश्वविद्यालय आयोग की। भारत में कृषि विभाग, पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में की गई थी? लॉर्ड कर्जन ने। तो ऐसे याद कर सकते हैं, किसानों को कर्ज से मुक्त कराने के लिए कृषि विभाग और पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। कृषि विभाग तो याद कर सकते हैं, और पुरातत्व विभाग भी याद कर लीजिए आप। भारतीय, ये ट्रिकी था, कर्ज वाला में मैं ये बात नहीं था, मैंने इसे ट्रिकी बताया था। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किस समय हुई थी? किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग। फिर भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति कर्जन के समय में की गई। इस पद पर प्रथम व्यक्ति कौन बैठा? H.W. ऑरेंज। रेले आयोग की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1904 में किस अधिनियम की पारित किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक। तो फिर बड़ौदा रियासत ने अपने यहाँ किस वर्ष में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की? तो 1906 में। फिर किसके विधान परिषद किस किस किसने विधान परिषद में शिक्षा के व्यापक प्रसार के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग की, जिसके आधार पर 21 फरवरी 1913 को सरकार ने एक शिक्षा नीति की घोषणा की? गोपाल कृष्ण गोखले। किस वर्ष पहली बार सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से देश में निरंतरता समाप्त करने की नीति को स्वीकार किया गया और प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई? तो वर्ष 1913 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर एम सैंडलर की अध्यक्षता में एक आयोग, सैंडलर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1917 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय के सदस्यों की अध्यक्षता के लिए लीड्स विश्वविद्यालय की उपकुलपति डॉक्टर एम सैंडलर की अध्यक्षता में एक आयोग, सैंडलर आयोग का गठन किया गया। किस वर्ष किया गया? तो 1917 में सैंडलर आयोग की स्थापना हुई थी। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। तो शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का तात्पर्य था शिक्षा के समाज में उच्च वर्ग को ही दिए जाने। इस वर्ग की शिक्षा होने पर शिक्षा का प्रभाव छन छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगा। इस सिद्धांत का क्रियान्वयन सरकारी नीति के रूप में लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा किया गया। मैकाले ने भी इसी सिद्धांत पर कार्य किया था। लॉर्ड ऑकलैंड ने बंगाल को 9 भागों में विभाजित किया तथा प्रत्येक जिले में विश्वविद्यालय स्थापित किए। सन 1840 में तक इस प्रकार के 40 विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। राधाकृष्ण आयोग देख लेते हैं, क्या है राधाकृष्ण आयोग। तो राधाकृष्ण आयोग जो है नवंबर 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किया गया। इसकी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थी। विद्यालय के पूर्व 12 वर्ष तक का अध्ययन हो। विश्वविद्यालय के पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन हो। विश्वविद्यालय
में परीक्षा तिथि से पूर्व 180 दिन की पढ़ाई होनी अनिवार्य हो। उच्च शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षण होना चाहिए। शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए जो कि देश के विश्वविद्यालयी शिक्षा की देखरेख करे। इस आयोग के सिफारिश के अनुसार 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। तो मुदालियर आयोग देख लेते हैं। मुदालियर आयोग एक माध्यमिक शिक्षा का आयोग था जिसका गठन भारत सरकार ने 1952 में किया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने की अध्यक्षता। आयोग ने यह संस्तुति की कि अध्यापक शिक्षा के लिए 2 प्रकार के संस्थाओं का गठन करना चाहिए। पहला प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्था और दूसरा माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्था। आयोग ने आवासीय सुविधाओं सहित निःशुल्क प्रशिक्षण की सिफारिश की थी। शिक्षक की जो नींव पड़ी है कैसे सेंट्रल आयोग के सदस्यों के 2 भारतीय सदस्य कौन थे? आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इसको याद कर लीजिएगा। आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, एक हिंदू थे एक मुस्लिम थे। सेंट्रल आयोग के 2 भारतीय अध्यक्ष थे। किन सुधारों के तहत शिक्षा के लिए केंद्रीय अनुदान बंद कर दिया गया तथा प्रांतों में शिक्षा विभाग निर्वाचित मंत्री के नियंत्रण में दे दिया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। शिक्षण संस्थाओं के अंधाधुंध वृद्धि के कारण शिक्षा स्तर की आई गिरावट की समीक्षा करने के लिए भारतीय सर्वाधिक आयोग की किसकी अध्यक्षता में 1920 में एक सहायक समिति नियुक्त की गई? सर फिलिप हार्टोग। एक मिनट इसको देख लेते हैं। शिक्षा संस्थाओं के अंधाधुंध वृद्धि के कारण शिक्षा स्तर में आई गिरावट की समीक्षा करने के लिए भारतीय सांविधिक विधि के अनुसार सांविधिक आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 1929 में एक सहायक समिति नियुक्त की? तो सर फिलिप हार्टोग ने। हार्टोग समिति की सिफारिश पर वर्ष 1935 में किस वर्ष का पुनर्गठन किया गया? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का किस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। 1937 में महात्मा गांधी ने द हरिजन लेखों के माध्यम से एक शिक्षा आयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो वर्धा बुनियादी शिक्षा आयोग। ये तो सबको पता होगा कि गांधी जी द्वारा होगा 1937 में। द हरिजन पत्रिका जो निकालते थे। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1944 ईस्वी में एक राष्ट्रीय योजना की सिफारिश की जिसके तहत भारतीय विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय देश भर में स्थापित करने और 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को व्यवस्था करने की बात कही गई। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सार्जेंट योजना। देखिए फिर से देख देते हैं इसको। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1944 ईस्वी में एक राष्ट्रीय योजना सिफारिश की जिसके तहत प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय देश भर में स्थापित करने और 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सार्जेंट योजना। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं आधुनिक भारत के प्रमुख कमीशन आयोग कौन कौन से हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आता है। मैं सोचती हूँ कि कम ही छोटा ही वीडियो बनाऊँ लेकिन वीडियो बड़ा हो जाता है भाई। एक एक पोर्शन ले के चलना पड़ता है। मतलब एक टॉपिक उठाया है तो उसको ख़त्म करेंगे तो होगा ही उसमें। तो सॉरी। तो देखिए पहले कमीशन है यहाँ पे और वर्ष है और फिर इसकी संबद्ध क्षेत्र। तो मैं जल्दी जल्दी सबको पढ़ देती हूँ। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 शिक्षा का है। हंटर कमीशन 1882 जो है शिक्षा के लिए है। रैले कमीशन 1902 है शिक्षा के लिए है। सेंट्रल कमीशन 1917 शिक्षा के लिए। इसको याद, ये जो है जिसको मैंने टिक लगाया है वो एकदम ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उसको याद कर लीजिएगा ये सभी, क्योंकि ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में आपके। हार्टोग कमीशन जो है 1929 शिक्षा के लिए। वर्धा योजना देखिए 1937 में, इसको याद कर लीजिएगा।
शिक्षा के लिए है। सार्जेंट कमीशन 1944 में शिक्षा के लिए। राधाकृष्ण मिशन 1948 में शिक्षा के लिए है। ये इम्पोर्टेंट है। फिर मैसफील्ड कमीशन 1866 में मुद्रा व्यवस्था। हर्षेल कमीशन 1893 में मुद्रा व्यवस्था। फाउल फाउल फाउलर कमीशन जो है 1898 में मुद्रा व्यवस्था। वेबिंगटन समिति जो है 1919 में मुद्रा प्रणाली। स्मिथ कमीशन जो 1919 में मुद्रा व्यवस्था। हिंगटन यंग कमेटी, ये ठीक है, 1925 में मुद्रा प्रणाली। हेनरी कोवलर समिति जो है मुद्रा व्यवस्था से याद कर लीजिए, बस इसको डेट नहीं याद करना है। एचिसन कमीशन जो है 1886 में सिविल सेवा के लिए है। फिर इस लिंगटन कमीशन जो है 1912 में सिविल सेवा के लिए। ली कमीशन आता है 1923 में सिविल सेवा के लिए, इसमें ली कमीशन आप लोग याद कर लीजिएगा। स्मिथ कमीशन जो है 1860 से 61 में अकाल के लिए है। कैंपवेल कमीशन जो है 1866 से 67 अकाल के। स्ट्रेचडी कमीशन जो होता है स्ट्रेच अकाल के लिए है 1880 में। तो ऐसे देखिए, इसको थोड़ा ट्रिकी वे में याद कर सकते हैं हम लोग। जैसे स्ट्रेच, जैसे अकाल पड़ जाता है, खाने पीने को नहीं होता है तो हड्डी में स्ट्रेच पड़ जाते हैं। जैसे नहीं होता है कि नहीं खाना खाएगा तो स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए, एकदम गड्ढे गड्ढे हो गए हर जगह, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। लायल कमीशन जो है 1896 में अकाल। मैकडॉनल्ड कमीशन जो है 1919 में अकाल। मैकडॉनल्ड देख लो, मैकडॉनल्ड क्या है, और मैकडॉनल्ड 1900 में अकाल के लिए है। जॉन वुड हेड कमीशन 1943 अकाल के लिए है। थॉमस रॉबर्ट जो है, थॉमस रॉबर्ट कमीशन 1902 में रेलवे आयोग के लिए। मैकी कमीशन जो है रेलवे आयोग के लिए है। एक वर्थ कमीशन जो 1919 में रेलवे के लिए, इसको याद करिए। डिकिंसन कमीशन जो है रेलवे के लिए है, 1925 में है। फिर स्किन पील कमीशन 1858 में है, सेना पुनर्गठन के लिए है। स्किन कमीशन जो है 1925 में भारतीय सेना की समस्याओं को पर विचार करने के लिए है। फिर है चेटफील्ड कमीशन 1939 में सेना को आधुनिकीकरण के लिए। फ्रेजर कमीशन 1901 में पुलिस सुधार के लिए। हिंटले कमीशन 1929 में श्रम के लिए। सप्रू कमीशन 1934 में बेरोजगारी के लिए। देखिए सप्रू याद कर लीजिए, ठीक है, बेरोजगारी के लिए। लिनलिथगो कमीशन जो है 1928 में कृषि के लिए। आप बताइए, आप लोग ये नहीं याद करेंगे सप्रू कमीशन तो कौन याद करे? बेरोजगार कौन है इस समय? ये कुछ नहीं करें, जो हकीकत वही बता रही हूँ। बेरोजगार जो है सप्रू कमीशन जो है 1934 में बेरोजगारी के लिए, इसको याद करिए। शाही कमीशन जो है कृषि के लिए। क्रीफ कमीशन 1901 सिंचाई के लिए। अमीनी कमीशन भू राजस्व अकाल के लिए है। दत्त कमीशन 1905 में कीमत उतार चढ़ाव पर है। निकोलसन कमीशन जो है सहकारी संस्थाएं। निकोलसन कमीशन 1892 में है। मैकलागन कमीशन 1915 में सरकारी संस्था है। हाईलैंड कमीशन उद्योगों के विकास के लिए। तो उद्योग जो बनते हैं, उद्योग कहाँ बनते हैं, और उद्योग बड़े बड़े होते हैं तो हाईलैंड पे बनते हैं। 1916 में याद कर लीजिएगा। पील कमीशन, ये जस्ट ट्रिकी वे में था। 1916 में हाईलैंड कमीशन हो जाएगा। फिर पील कमीशन जो है संघीय ढांचा था। पर्सी कमीशन जो है संघीय वित्त था। नेमियर कमीशन 1936 में केंद्र राज्य वित्त संबंध था। बटलर कमीशन, इसको यह देसी राज्य संबंध है। बटलर भी ठीक है। और 1927 में देसी राज्य जो थे वो छोटे छोटे थे, बटलर नहीं बोलते हैं, बटलर है, छोटा है। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड बारदोली भू राजस्व के लिए 1928 में तो वही हुआ ही था बस। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन याद कीजिए। हंटर कमीशन 1919 में, ये तो पता ही है आपको, हंटर कमीशन जलियांवाला बाग कांड, हत्याकांड के लिए। फिर इमाम कमीशन जो है जागीरों के संबंध में है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मन लगा के पढ़िए खूब कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट डे करेंगे, जो है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। जो है मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट दे सकती हूँ, लेकिन आप कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करते।
ना लाइक करते हो, ना कुछ बोलते हो, कमेंट ही करते हो। तो इतने दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो आपने कमेंट भी नहीं किया। तो फिर थोड़ा-सा आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आप लोग का सपोर्ट करूँगी। तो आज आएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे एक वीडियो आएगी, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिएगा, मैंने उसको बहुत ही सेपरेट तरीके से याद किया, अरे बनाया है जिसको तुरंत याद हो जाएगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए, और आप लोग अपना ध्यान रखिए और खूब मन लगा के पढ़िए। तो मैं चलती हूँ, ओके, बाय बाय।